हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में और कंडीशन स्पॉन्टेनिटी के लिए, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो, तुम्हारे पास जो भी बुक है उसके अंदर एक सीरीज दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके बेस पे बना रखी है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से, मतलब कि एसआरपी वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे उसको अरेंज कर रखा है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, देखो, when elements are arranged, when different elements are arranged, देखो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है किसके बेस पे, एसआरपी की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू के बेस पे। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग order of their SRP values, a series is obtained is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो सबसे पहले व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी वैल्यूज, किसके बेस पे, एसआरपी वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उनको अरेंज कर रखा है और जिससे हमारे को एक सीरीज ऑब्टेन होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो उनके हर एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, और कौन सी, एसआरपी, मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के हिसाब से वो सीरीज बना रखी है। आपके पास एनसीईआरटी बुक हो या जो कोई भी रेफरेंस बुक हो, उसमें आप देखोगे तो हर बुक में आपको ये मिलेगी। तो किस तरीके से होती है हम उसको देखेंगे, तो जल्दी से इसको छाप लेना। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से अरेंज कर रखी है मैं आपको बताता हूँ, और एक ट्रिक के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझेंगे। तो चलो देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज कर रखा है। तो देखो अब मैं टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ सबसे ऊपर क्या आता है, मेटल्स के रिएक्टिविटी लिख रहे हैं, किसकी, मेटल्स की। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लिथियम। अब मैं बताऊँगा लिथियम के बाद क्या आता है, पोटासियम, फिर उसके बाद आता है बेरियम, फिर उसके बाद आएगा स्ट्रोंशियम के बाद आता है कैल्शियम के बाद आएगा सोडियम, या गया, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीज, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा आयरन, फिर निकल, और फिर आएगा निकल के बाद टिन, और उसके बाद आएगा लेड। क्या आएगा, लेड। देखो यहाँ दिखाई नहीं देगा, टिन के बाद क्या आएगा, लेड, और लेड के बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद आएगा Ag, फिर Au के बाद प्लेटिनम। तो ये मेटल्स का लिख दिया। इसके बाद देखो अब इस तरीके से अरेंज है मेटल्स की। जब हम किसके अकॉर्डिंग नॉन मेटल्स की, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी देखेंगे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब इधर जो वैल्यू है ये, यहाँ इधर जब हम टॉप की बात करेंगे, देखो मैंने तो इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, जब टॉप टू बॉटम, तो लिथियम कहाँ आएगा, टॉप पे आएगा,
टॉप पे आएगा तो इधर जो अपने पास है मोस्ट नेगेटिव एसआरपी वैल्यू है, मोस्ट नेगेटिव एसआरपी वैल्यू। और नीचे की बात करें मतलब यहाँ, तो यहाँ क्या है, मोस्ट पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू है। क्या है, मोस्ट पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू। तो जब हम इन एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम अरेंज कर रहे हैं, किस तरीके से, टॉप टू बॉटम, तो टॉप पे जो मिलेंगी उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो मोर नेगेटिव मिलेगी, नीचे जाने पे क्या होगी, पॉजिटिव। तो अब यहाँ मोर नेगेटिव है तो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होते हैं बट अपोजिट इन साइन। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ क्या होगी, मोस्ट पॉजिटिव एसओपी वैल्यू होगी। क्या होगी, मोस्ट पॉजिटिव एसओपी वैल्यू होगी। और यहाँ क्या होगी, मोस्ट मतलब कि यहाँ नेगेटिव या फिर लेस पॉजिटिव, क्या लिख सकते हैं हम, लेस पॉजिटिव एसओपी वैल्यू। नीचे आने पे देखो जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसआरपी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसआरपी वैल्यू टॉप टू बॉटम, मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है, एसआरपी इंक्रीज होती है, एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम एसआरपी वैल्यू इंक्रीज तो एसओपी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें किससे, बॉटम से टॉप जा रहे हैं, मतलब कि बॉटम टू कहाँ जा रहे हैं, टॉप, तो एसओपी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी और एसआरपी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो सबसे टॉप में रखा है, जो एलिमेंट सबसे टॉप में है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। जो नीचे है उसका क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम क्या कर रखी हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो तुम्हारे को ध्यान रखना है, देखो ई नोट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखे हैं, किसी की 0.76, 0.34, 1.51, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब इसको याद करने का तरीका देखो, सिर्फ मैंने यहाँ क्या लिखी है, जब तुम वहाँ देखोगे तो यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आएंगे जिनकी एसआरपी वैल्यू मोर नेगेटिव होती हैं, तो इनसे भी आगे आएंगे तो एसओपी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ये मेटल्स के लिए मैंने लिख दी। और इनको याद करने का तरीका, तो देखो इनको याद करने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ, लेके बांसुरी कान्हा, लेके बांसुरी कान्हा, मम जेंटल छाप, मम जेंटल छाप। देखो इस तरीके से तुम्हारे को ध्यान रखना है, लेके बांसुरी कान्हा, मम जेंटल छाप। अब मैं आपको बताता हूँ इससे, देखो जब मम जेंटल छाप से जस्ट पहले इसके बीच में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो देखो लेके, ले से क्या होगा, लिथियम, के से पोटासियम, बा से बेरियम, बांसुरी, इस सूरी से क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम, कान्हा से का से कैल्शियम, ना से सोडियम, मम जेंटल, एम, इस एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीज, फिर जिंक से, जेड से जिंक, आई से देखो आयरन, आई का मतलब क्या है, आयरन, तो क्या हो गया Fe, एन निकल, और टी टिन होता है। देखो ये टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टिन को। तो टिन का सिंबल क्या होता है, टिन का सिंबल होता है Sn। और एल, एल क्या होता है, लेड, एल क्या होता है, लेड। तो लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। फिर क्या ले लिया मैंने, H, H ये हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया बीच में। फिर क्या है, छाप, तो C से क्या बनेगा, कॉपर, H से बनेगा Hg, A से Ag, पहले क्या आएगा Ag, फिर क्या आएगा Au, और फिर क्या आएगा प्लेटिनम। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसको याद रख सकते हैं, लेके बांसुरी कान्हा, लेके बांसुरी कान्हा, मम जेंटल छाप। और छाप से पहले जस्ट क्या लेना है, हाइड्रोजन, या फिर इसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, हाई कोर्ट है आपका। तो देखो इसमें ये साइलेंट हो जाएगा, तो हाई का मतलब हाइड्रोजन, कोर्ट का मतलब कॉपर, है का मतलब Hg मरकरी,
इस ए का मतलब सिल्वर, इसका गोल्ड और इसका क्या हो जाएगा पी से प्लेटिनम। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब मैं इसको अरेंज करूं मतलब कि इस तरीके से टॉप टू बॉटम, तो ऊपर जाने पे एसओपी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब हम बात करें नीचे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके नीचे आ रहे हैं तो एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो देखो इधर मोर नेगेटिव एसआरपी वैल्यू थी और बॉटम पे जाने पे मोस्ट पॉजिटिव, तो नीचे जाने पॉजिटिव हो रही है तो एसआरपी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो सीधी सी बात है एसओपी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो क्या होगी, एसओपी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये तो थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किस तरीके से तुम्हारे को याद रखनी है, देखो जो अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है ई नोट सेल की, वो आपको याद नहीं रखनी। आपको सिर्फ 2-4 मेटल्स के लिए जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन Fe, इनके लिए ई नोट सेल वैल्यू याद रख सकते हो। बाकी इनकी भी कंपलसरी नहीं है, आपकी याद हो तो रख लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। वो क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछेगा तो इनको मेंशन करके देगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि हम नरेस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो नरेस्ट इक्वेशन से पहले हमारे को किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी तुम 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मो के अंदर पढ़ के आए होगे, तो उसी के बेस पे अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी तुमने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में पढ़ लिया, डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी। देखो जब भी हम कोई सिस्टम ले लिया हमने और उस सिस्टम के अंदर कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर किसकी बात करें, यूजफुल वर्क डन बाई द सिस्टम। तो हम तो थर्मोकेमिस्ट्री में तो यही पढ़ते थे बाई द सिस्टम, लेकिन यहाँ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिस्टम की जगह किसकी बात कर रहे हैं, सेल की। तो यूजफुल वर्क डन बाई द सेल, बाई द सेल इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमारे पास यूजफुल वर्क डन होता है किसके थ्रू, बाई द सेल। और हमने वहाँ पढ़ा था ऑन द सिस्टम और बाई द सिस्टम। तो बाई द सिस्टम जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ऑन द सिस्टम वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ बाई द सेल है तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखो जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, कोई भी अपने पास वर्क करवा रहे, तो उस यूजफुल वर्क के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और फिर वहाँ से जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब कि किसी सिस्टम पे जब हम वर्क कर रहे हैं, कितना यूजफुल वर्क कर रहे हैं, मतलब कि एक सेल कितना वर्क कर रहा है, यूजफुल वर्क कर रहा है, और गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया, उसी को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। कोई वर्क कर रहे हैं यूजफुल वर्क के दौरान गिब्स फ्री एनर्जी में जितना चेंज आता है उसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब यूजफुल वर्क डन बाय द सेल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नॉन मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हैं इसको, नॉन मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क बोलो, या फिर इसको नॉन पीवी वर्क बोलो, नॉन पीवी वर्क। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क पढ़ा था, वर्क कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है पीवी वर्क और एक होता है नॉन पीवी वर्क। नॉन मतलब कि पीवी, देखो पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो एक तो होता है नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क और एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो नॉन मैकेनिकल जो वर्क होता है उसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, यूजफुल वर्क डन बाई द सेल। और ये किस टेम्परेचर और प्रेशर जब हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उसी कंडीशन में अपने पास क्या होता है, ये वर्क चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो यहाँ से इसको ये तो हमने कर लिया। अब उसके बाद
जो यूजफुल वर्क डन बाय द सेल वो किसकी वजह से, यहाँ जो वर्क डन होगा वो कौन सा वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो कैसा वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन तो कोई भी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। अब चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज क्या है अपने पास Q और पोटेंशियल क्या होता है V। अब किसकी बात कर रहे हैं, बाय द सेल। हमने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, जब भी किसी सिस्टम, एक तो बाय द सिस्टम वर्क हो रहा हो और एक क्या हो रहा हो, ऑन द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे और ये क्या हो गया, W इलेक्ट्रिकल। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी को हम देखो चेंज करके लिखेंगे, मतलब कि चेंज, ये यूजफुल वर्क डन बाय द सेल किसके इज इक्वल टू है, W इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब हम देखो दूसरी बात इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो एनोड से किस में चेंज करते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, एनोड टू कैथोड। तो यहाँ से N इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वो मतलब कि किसकी तरफ, कैथोड की तरफ गए। तो ये N इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हुआ, मतलब कि इनका ट्रांसफ़र करवाने के लिए कितना वर्क हुआ, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, W इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ से देखो एनोड टू कैथोड, जब एनोड पे हमने रिएक्शन ले ली, मान के चलो Zn चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब Zn देखो 1 मोल जिंक कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है। कितने मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफ़र, N मोल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफ़र एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो ये ध्यान रखना, 1 मोल जिंक 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मोल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से N इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनोड टू कैथोड। तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब देखो इसके बाद हम, अगर मैं पूछूं तुम्हारे से चार्ज कितना, मतलब चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र की बात करें, चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र की बात करें, तो चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र लिखेंगे हम। तो देखो चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र जो आएगा, चलो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब देखो N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड टू कैथोड। तो एनोड टू कैथोड हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र। चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र किसके इज इक्वल टू हो रहे हैं, मतलब कि चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो किसके इज इक्वल टू हो रहा है, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, मतलब कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मोल के लिए हम किससे डिफाइन करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से बात करेंगे। तो अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 96,500 के अप्रोक्स आएगी, मतलब कि 96,496 आती है। जब NCERT वगैरह में देखो तो इसको हम अप्रोक्सीमेट यही लेके चलते हैं। तो 96,500, और ये क्या होता है, कूलाम होता है, मतलब कि इतने कूलाम, क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज किस में, कूलाम में। और 96,500 कूलाम किसके बराबर होता है, 1 फैराड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 फैराड के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात की थी एनोड टू कैथोड, जब हम जा रहे हैं तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया चार्ज ट्रांसफ़र क्या है, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है, और मोल जितने भी होंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अवोगाड्रो नंबर से। और ये अपने पास क्या आ गया, 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम किसके बराबर होता है, 1 फैराड के बराबर होता है। अब ये 1 फैराड के बराबर, अगर हम देखो ये 1 फैराड के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N फैराड लिख सकता हूँ।
बताओ लिख सकता है या नहीं लिख सकता। चार्ज ट्रांसफर जो होगा n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए ये आया, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, n फैराड आएगा। अब तो ये तो अपना चार्ज हो गया। अब उसके बाद देखो कितना वर्क डन हुआ, मतलब कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम बात कर रहे हैं किससे, एनोड से कैथोड पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इस n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन हो रहा है, मतलब कितना वर्क लगा, उसी वर्क को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब लिख लेना सो वर्क डन बाई द सेल। किसकी बात करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेल की बात करेंगे। सो वर्क डन बाई द सेल इन ट्रांसफरिंग n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब कितने मोल, मतलब कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में एनोड टू कैथोड कितना वर्क डन हुआ। तो देखो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन मैंने बताया था क्या होता है, W इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ा था, W इलेक्ट्रिकल मतलब कि क्या था, वर्क डन इलेक्ट्रिकल Q इंटू वी। और नेगेटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि बाई द सेल वर्क डन हो रहा है, इसलिए क्या आता है नेगेटिव। अगर ऑन द सेल की बात करते तो कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये अपने पास हो गया। तो यहाँ से अब मैं क्या लिखता हूँ, देखो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q की क्या है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा था, और किसके लिए पढ़ रहे थे हम, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो चार्ज क्या आ रहा था 1 फैराड, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आएगा, n फैराड। तो इसको तो लिख दिया n फैराड इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है अपने पास, ईएमएफ ऑफ सेल है, मतलब कि ई सेल है। क्या है, ई सेल। तो अब देखो ये W इलेक्ट्रिकल जो था, ये W इलेक्ट्रिकल हमने किसके बराबर लिखा था, डेल जी के बराबर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वही क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब कि यूजफुल वर्क डन बाय द सेल। इसी को हम क्या बोलेंगे, यूजफुल वर्क डन बाय द सेल को ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलेंगे। तो ये अपने इसकी जगह में क्या लिखता हूँ, डेल जी। तो डेल जी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस NF ई सेल। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया गिव्स फ्री एनर्जी का, और ये नॉर्मल जो अपने पास कंडीशन है उन पे, तो क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हम इसी को चेंज करके लिखें, देखो डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। अगर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। तो ये अपने पास किस कंडीशन में हो गई, ये हो गई स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया किसका, गिव्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल के साथ। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखने। देखो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, मैंने आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर में हम बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन, थर्मोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम से डील करेंगे, और जहाँ जहाँ इनका यूज़ होगा मैं आपको रिकॉल करवाता रहूँगा। तो मैंने आपको जो 11th का जो भी थर्मोकेमिस्ट्री का यूज़ था, मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। पीवी वर्क क्या होता है, नॉन पीवी वर्क उससे रिलेटेड बता दिया। नॉन पीवी मतलब कि नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कर रहे हैं, और किस पे होता है ये, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, और उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये तो, और ये दो रिलेशन ध्यान रखेंगे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये नॉर्मल कंडीशन पे। अब हम इसके बाद देखो जब हम किसकी बात करें, फॉर ए गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, तो अब यहीं से हम डील करेंगे। देखो किसी भी, अगर तुम्हारे को फॉर ए गैल्वेनिक सेल की बात करें या फिर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, क्या हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसके लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, माइनस NF ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगी, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, ये होगी। तो अब देखो अगर मैं ई सेल कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, ई सेल कैलकुलेट करना चाहूँ, तो जब ई सेल हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं,
माइनस डेल जी अपॉन क्या लिखता हूँ एन एफ। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ई सेल कैलकुलेट करने के लिए भी बन गया। और यहाँ से देखो फेराड क्या है, कांस्टेंट है। फेराड तो क्या है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे तो नंबर ऑफ मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, जो अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम पे क्या करें, डिपेंड करें। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड ना करें, मतलब क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये हमने वहाँ पढ़ी थी, तो ये भी कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जब हम, और उसी थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जब रेशियो आता है उसी से जो अपने पास जो आएगी उसी को क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिव। मतलब कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है या जो अपने पास जो कोई भी इक्वेशन है तो वो क्या बनेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो सिंपल सी भाषा में ये ध्यान रखो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। कैसा आएगा, इंटेंसिव। मतलब इनके रेशियो से जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो कैसी आएगी, इंटेंसिव। और मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री में बताया था ई सेल कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि अमाउंट ऑफ मैटर पे और किस पे, साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं यहीं से, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज कैसा आएगा, इंटेंसिव। तो देखो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसी प्रॉपर्टी आ रही थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो से कैलकुलेट हुआ था, तो जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो आता है वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं कि क्या, कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, एडिटिव इन नेचर होती हैं, एडिटिव इन नेचर होती हैं। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो कैसी होती हैं, नॉन एडिटिव इन नेचर, नॉन एडिटिव इन नेचर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं और इन्हीं के बेस पे ही क्या करेंगे, आगे न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करेंगे। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, नॉन एडिटिव इन नेचर। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो देखो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन मैंने ले लिया कि अपने को दे रखा है ई चेंज टू दे रखा है, ई नोट चेंज टू A3 पॉजिटिव चेंज टू A2 पॉजिटिव। और ये दे दिया हमारे को, यहाँ जो इसका ईएमएफ है वो दे रखा है ई नोट दे दिया, क्या x दे दिया, ठीक है। दूसरा हमारे को दे रखा है A2 पॉजिटिव चेंज टू A, और ये जो ई नोट है ये दे दिया y v, ठीक है। उसके बाद A3 पॉजिटिव चेंज टू A, और ये ई नोट मतलब कि ई नोट सेल, किसकी बात करें हम, ई नोट सेल की, और ये हमारे से पूछ लिया। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, देखो अब सबसे पहले तो इनको चेंज करो, इक्वेशन की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ से ये किस में जा रहा है, A3 पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज होगा, A2 पॉजिटिव में। ये मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली, ये देखो A2 पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है, M में। तो यहाँ A2 पॉजिटिव क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में जाएगा, A के अंदर। ये इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन पूछ रहा है A3 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, M में। तो A3 पॉजिटिव क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज होगा, M में। अब वो पूछ रहा है ई नोट सेल। तो यहाँ से अब देखो ये इक्वेशन अपने पास कब बन सकती है, थर्ड इक्वेशन कब बन सकती है। देखो अपने को क्या चाहिए, एक तो A3 पॉजिटिव चाहिए, दूसरा A चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कब आ सकते हैं,
जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँ तो आ सकते हैं। देखो ये रहा अपने पास A3 पॉजिटिव और ये रहा अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। तो और यहाँ से देखो A2 पॉजिटिव कैंसिल, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्ट करना तो आता होगा। A से क्या बन रहा है B और B से क्या बन रहा है C। तो हम जब इनको ऐड करते हैं तो देखो ये B से B कैंसिल हो जाता है तो क्या बनेगा, A से क्या बनेगा C। इसी तरीके से करते हैं, A से C कैसे बना, तो वही सेम इसमें करेंगे। लेकिन अब देखो गलती क्या करोगे, जो मैंने अभी लिखा था एक्सटेंसिव कैसी होती हैं, एडिटिव और नॉन एक्सटेंसिव कैसी होती हैं, जो अपने पास मतलब कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन एडिटिव, मतलब कि ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये ऐड करने पे मतलब क्या आएगा, अगर मैं इनको ऐड करूँ इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन लेनी है तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब इन दोनों को ऐड करूँगा, देखो A2 पॉजिटिव से A2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, यहाँ ये इक्वेशन आएगी, ये कैसे आ जाएगी, A3 पॉजिटिव प्लस ये दोनों होंगे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा। तो ये आ जाएगी ना। लेकिन अब तुम सीधा पता है क्या करोगे, ये ई नोट अगर सपोज करो मैंने इसको क्या मान लिया, Z मान लिया, क्या मान लिया, सपोज कर लिया, Z सपोज कर लिया, तुम क्या करोगे, डायरेक्ट कर दोगे Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या करोगे x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुमने क्या किया, x प्लस वाई किया और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये जैसे ही गलत हुआ तो देखो क्योंकि इनको ऐड नहीं कर सकते, ई सेल, ई नोट सेल हो या फिर क्या हो, EMF ऑफ सेल, एक स्टैंडर्ड कंडीशन एक नॉर्मल। तो ई सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये एडिटिव इन नेचर नहीं होती है, मतलब कि नॉन एडिटिव होती है, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर ही नहीं सकते हम। तो ये तो इस तरीके से तुम्हारे को ध्यान रखना है, ये तो तरीका गलत हो जाएगा। तो अब तुम्हारे को कहाँ जाना है, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ये रिलेशन पढ़ा है। और गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो किस तरीके से, इन्हीं तीनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूँ। देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल G1 इज इक्वल टू माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 1 का, 1 इंटू क्या आएगा अपने पास F, तो 1F, फैराडे को F ही लिख रहा हूँ मैं। ई सेल अपने को क्या दे रखा है, X, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या लिखूंगा, डेल G2, इसको मैं क्या लिखता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का, 2, और ये क्या दे रखा है Y, ये इक्वेशन 2। और डेल G3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3 का, माइनस 3F, और इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, Z मान के चल रहे हैं, क्या सपोज कर लिया, Z। अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी को तो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो अब यहाँ से जब ऐड करेंगे तो यहाँ से तो कैलकुलेशन, इनको अब ऐड कर सकते हो, इसको डायरेक्ट ऐड मत कर देना, क्योंकि इसको कभी भी तुम ई सेल देखो और उनको डायरेक्ट ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ से ये रिलेशन, ये इक्वेशन लिखो और फिर यहाँ से डेल जी की मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन करके लिख दो, उसको इसकी फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने पढ़ा था ये इक्वेशन जो आ रही थी कब आ रही थी, इक्वेशन थर्ड अपने पास क्या आ रही थी, जब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, डेल G3 इज इक्वल टू डेल G1 प्लस डेल G2। तो डेल G3 क्या है, माइनस 3FZ इज इक्वल टू डेल G1 क्या है, डेल G1 है माइनस 1FX प्लस ये क्या है अपने पास सेकंड, ये देखो माइनस हो जाएगी माइनस 2FY, यही है ना। तो इसको मैं क्या लिखूँ, माइनस 2FY। तो यहाँ से देखो F से F तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो गया। तो यहाँ अपने पास क्या आया, यहाँ तुम्हारे को क्या मिलेगा, माइनस के हैं दोनों। तो देखो माइनस X और इधर क्या है माइनस, क्योंकि माइनस एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने क्या किए 3 इलेक्ट्रॉन। तो डेल जी का ये रिलेशन होता है, यही रखा है मैंने। तो यहाँ से देखो अब Z इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बच गया X प्लस वाई, क्योंकि फेराड से फेराड तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रहने दो यहाँ, X प्लस 2y और अपॉन क्या आ जाएगा माइनस 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X प्लस 2y अपॉन 3।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको कभी तुम ई नोट सेल को डायरेक्ट मत कर देना, क्योंकि ये कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, हम क्या करते हैं, एक्स जेड क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई को, एक्स और वाई को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे और वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में गिवन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ए नोट ऑफ Fe3 पॉजिटिव चेंज टू Fe2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव चेंज Fe। इलेक्ट्रोड्स आर 0.77 वोल्ट और एक दे रखा है -0.44 वोल्ट एट 300 केल्विन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe3 पॉजिटिव चेंज Fe इलेक्ट्रोड एट सेम टेम्परेचर, मतलब कि इस टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे अपने को इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे को क्या दे रखा है, Fe3 पॉजिटिव चेंज टू Fe2 पॉजिटिव और इसके लिए ई नोट क्या दे रखा है हमारे को 0.77 वोल्ट। उसके बाद दे रखा है Fe2 पॉजिटिव चेंज टू Fe और इसके लिए ई नोट दे दिया -0.44 वोल्ट और पूछा किसका है, Fe3 पॉजिटिव चेंज टू Fe और इसका ई नोट पूछ रखा है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इनको देखो अपने को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो यहाँ से तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखो Fe3 पॉजिटिव चेंज तो क्या करेगा, 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद Fe2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब किस में चेंज हो रहा है, Fe में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Fe में, तो इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद क्या करा, Fe3 पॉजिटिव चेंज टू Fe। तो देखो 3 पॉजिटिव से किस में, Fe में, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी वो Fe में चेंज हो सकता है। तो Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंज टू Fe और ये इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। अब ये इक्वेशन थर्ड जो इक्वेशन है ये किस तरीके से बनेगी ये अपने को पता होना चाहिए। देखो मैं क्या करूँ, अपने को Fe3 पॉजिटिव चाहिए प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और Fe, अगर किस तरीके से हो सकता है, देखो ये रहा Fe3 पॉजिटिव और इनको जोड़ेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से क्या मिल जाएगा Fe, तो इनको मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूँगा तो देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो अब ये तो ऐड करने पे आ गई, अब तुम क्या करोगे, इनको डायरेक्ट ऐड कर दोगे। अब भाई इसका ई नोट और इसका ई नोट क्या कर दें, ऐड कर दे, तो इसका ई नोट आ जाएगा अपने पास, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत। अपने को किसकी फॉर्म में लिखना है, गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में। तो अब गिब्स फ्री एनर्जी डेल G1 क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन तो -n की जगह 1 आ गया F और ई नोट क्या दे रखा है 0.77 वोल्ट। डेल जी इज इक्वल टू मतलब कि सेकंड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 -2 F और ये क्या दे रखा है -0.44 वोल्ट। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, +2F। फिर दे रखी है थर्ड, मतलब कि इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन -3F और इसका अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ई नोट सेल। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन। अब अपने को क्या करना है, सिंपली इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कब आ रहा था, जब इक्वेशन थर्ड कब आ रही थी, जब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, डेल G1 इज इक्वल टू डेल G3, क्योंकि अपने को ये इसके लिए कैलकुलेट करना है ई नोट सेल। तो डेल G3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल G1 प्लस डेल G2, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहाँ से इसकी इक्वेशन लिखो। तो ये तो क्या था, -1F 0. क्या था, नहीं डेल G3 क्या है, देखो डेल G3 अपने को दे रखा है -3, यही तो आया कैलकुलेट, -3F ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल G1 क्या, डेल G की वैल्यू 1 ये दे रखी, -1F 0.77 और प्लस क्या आ जाएगा, डेल G2 की वैल्यू क्या दे रखी है, +2F 0.44। तो देखो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, F से कैंसिल हो जाएगा, F से फेराड कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होते ही देखो मैं इसको
रफ कर देता हूँ अब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करते ही अपने पास क्या बचा, एक तो बचा -3 E0 सेल इज इक्वल टू बचा -0.77 और वो बचा 0.88 वोल्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आया 0.11 वोल्ट और यहाँ 3 E0 सेल। तो E0 सेल क्या आ जाएगा 0.11 वोल्ट अपॉन -3, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो E0 सेल जो आएगा वो क्या आ रहा है -0.04 वोल्ट के अप्रोक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को ऐसे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। इस तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट गलती मत करना कि ये दो इक्वेशन जोड़ने से ये इक्वेशन बन रही है। तो इनके जो E0 सेल की वैल्यू दे रखे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो हमारा टॉपिक था किसका, गिब्स फ्री एनर्जी। अब बात करेंगे किसकी, स्पॉन्टेनिटी की। किसकी बात करेंगे हम, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो लास्ट, आज के वीडियो का हम लास्ट टॉपिक जो बात करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। अब कोई भी सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कब हो सकती है, मतलब कि फॉर द सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। वो कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है, तो देखो कोई भी रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस होती है तो वो हमें पता है, हमने पहले पढ़ रखा है थर्मोकेमिस्ट्री में, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होगी अगर नेगेटिव होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन क्या हो, जीरो हो, क्या हो, लेस देन जीरो हो। या तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, या फिर उसी को क्या बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी जब क्या हो, लेस देन जीरो, तो सेल रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अभी हमने रिलेशन पढ़ा था डेल जी इज इक्वल टू -NF E सेल। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दिया हमने, जो भी नेगेटिव वैल्यू माइनस क्या आएगा NF E सेल। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास जो E सेल है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। E सेल कैसा आएगा, पॉजिटिव। E सेल पॉजिटिव, या फिर क्या लिखेंगे E सेल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो जब EMF ऑफ सेल से बात करें, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, और EMF ऑफ सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात हम इससे भी प्रूव मतलब कि कर चुके। ये जो अभी रिलेशन पढ़ा था इस चीज़ से हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए और E सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर किसी भी रिएक्शन का EMF ऑफ सेल ग्रेटर देन जीरो या फिर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन देखो, सबसे इफ E सेल ग्रेटर देन जीरो, क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर क्या हो, E सेल लेस देन क्या हो, जीरो हो, तो सेल रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर थर्ड कंडीशन की हम बात करें तो E सेल अगर कभी भी तुम्हारा क्या आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, ग्रेटर देन होगा तो, क्योंकि अभी पढ़ा है ग्रेटर देन होगा स्पॉन्टेनियस होगी। अगर लेस देन अगर क्या हो, E सेल क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो क्या होगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर E सेल किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो सेल रिएक्शन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है।
तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है। 3 क्या दे रखे हैं कंडीशन है, जब ई सेल, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया स्पॉन्टेनियस के लिए, जब क्या होगा डेल जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो लेस देन 0 नेगेटिव, तो ई सेल क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, ई मतलब कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो उसका ई सेल क्या होगा ग्रेटर देन 0 या कि मतलब पॉजिटिव। अगर ई सेल लेस देन 0 है तो रिएक्शन जो है वो कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाए 0, तो क्या आ जाएगी वो रिएक्शन जो होगी वो किस पे एग्जिस्ट करेगी, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगी। तो ये 3 कंडीशन थी, और हमने पिछले वीडियो में जो पिछला वीडियो है उसको आप जाके देखना, तो वहाँ मैंने इसके बेस पे न्यूमेरिकल करवा रखा है। अगर कोई भी तुम्हारे को सेल दे रखा है और वहाँ से पूछे कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस है कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो स्पॉन्टेनियस वो होगा जिसका ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा पॉजिटिव, तो वो सेल कैसा होगा स्पॉन्टेनियस। जिसका ईएमएफ ऑफ सेल कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो वो कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि उसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो भी कैसी होगी फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो हमने पिछले वीडियो में ही कवर कर लिया था स्पॉन्टेनिटी के बेस पे, और ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा नरेस्ट इक्वेशन के बेस पे, किस तरीके से हम नरेस्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी पढ़नी ज़रूरी थी, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी से ही हम नरेस्ट इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ ली है, अब नेक्स्ट नरेस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे।